आज हम पढ़ते हैं मांग की लोच। इसको हम मूल्य सापेक्ष भी कहते हैं। तो मांग का नियम जो है वो हमें यह बताता है कि मूल्य और मांग में विपरीत संबंध होता है। जब हमारी कीमत बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, जब कीमत हमारी कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। ये मांग का जो नियम होता है ये हमें बताता है मांग और मूल्य में विपरीत संबंध होता है। अर्थात मूल्य कम होने पर मांग बढ़ जाती है और मूल्य बढ़ने पर मांग की कमी हो जाती है। किंतु मूल्य के बदलने पर किस गति से परिवर्तन होता है, आखिर हम किस गति से उसका परिवर्तन होता है, इसके बारे में मांग का नियम हमें कुछ नहीं बताता। मांग का नियम केवल एक गुणात्मक कथन है जो हमें कीमत में होने वाले परिवर्तनों के जो परिणाम स्वरूप मांग में परिवर्तन की दशा है उसके बारे में बताता है। परिवर्तनों की मात्रा के बारे में कुछ नहीं बताता कि वो किस मात्रा में किस गति में परिवर्तन हुआ है। इस प्रकार को जानने के लिए प्रोफेसर जो मार्शल थे उन्होंने जो है मूल्य सापेक्ष या मांग की कीमत की लोच पर विचार किया। उन्होंने कहा कि बाजार में मांग का अधिक या कम लोचदार होना इस बात पर निर्भर करता है कि एक निश्चित मात्रा में कीमत के घट जाने पर मांग की मात्रा अधिक वृद्धि हो जाती है। कीमत अगर घट गई है तो मांग की मात्रा बढ़ेगी या कम होगी। अगर कीमत कम हो गई है तो मांग की मात्रा बढ़ेगी। यानी एक निश्चित मात्रा में कीमत के बढ़ जाने पर मांग की मात्रा में अधिक कमी आती है या कम आती है। ये हम कैसे मापेंगे? ये हम मांग की लोच के द्वारा ही मापेंगे। ये हमारे प्रोफेसर मार्शल ने इसके बारे में विचार किया। इसका सूत्र है कि मांग की कीमत की लोच इक्वल टू मांग में अनुपातिक परिवर्तन अपॉन कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। इसके बारे में डिटेल में हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें तुम लोगों को ये सारी डिटेल इसकी और मिलेगी। ये फर्स्ट वीडियो इसका बन रहा है और सेकंड वीडियो भी बहुत जल्दी ही अपलोड कर देंगे, उसको भी देखना, तब तुम लोगों को मांग की लोच का पूरा समझ में आएगा। अब आता है मांग को प्रभावित करने वाले कारक। आखिर हमारी मांग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो मांग को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो 5 होते हैं। वस्तुगत कारक, व्यक्तिगत कारक, सामाजिक कारक। 4 तरह के होते हैं, वस्तुगत, व्यक्तिगत, सामाजिक और मूल्य संबंधी कारक। ठीक है, अब इसके बारे में अलग अलग हम डिटेल में पढ़ते हैं। अब है वस्तुगत कारक। इसमें 5 तरह के हैं। वस्तु की प्रकृति, वस्तु का वैकल्पिक प्रयोग, स्थानापन्न वस्तुएं, वस्तु की संयुक्त मात्रा, वस्तु का उपयोग स्थगित होने की संभावना। पहला ही हम पॉइंट लेते हैं वस्तु की प्रकृति या स्वभाव। तो मांग का जो मूल्य सापेक्ष या मांग की लोच इस बात पर निर्भर करती है कि वस्तु की प्रकृति क्या है, उसका स्वभाव क्या है, वस्तु अथवा वस्तु विशेष की आवश्यकता की दृष्टि से किस श्रेणी में आती है, कि वो हमारी अनिवार्य आवश्यकता है। उसकी प्रकृति क्या है? वो हमारी अनिवार्य आवश्यकता है, आरामदेह है, विलासितापूर्ण है, आखिर क्या है? यदि वस्तु की हमारी आवश्यकताओं में से तो उसकी मांग क्या होगी? बेलोचदार हो जाएगी। उसको तो हमें खरीदना ही पड़ेगा। जैसे हमारे आटा है, चाहे जितना महंगा हो जाए हमें तो खरीदना ही पड़ेगा, तो उसकी मांग क्या होगी? बेलोचदार हो जाएगी। किंतु उसकी मांग की कीमत घटने बढ़ने पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी हो, जैसे अनाज है, नमक है आदि। यदि वस्तु आरामदेह वस्तु की श्रेणी में अगर आती है तो उस वस्तु की मांग मूल्य सापेक्ष होती है और सामान्य मूल्य लोच वाली होती है। अगर हमारी आरामदेह है तो हमको ये लगता है कि ठीक है, जब थोड़ा सा रेट सही होंगे तब हम ले लेंगे, तो ऐसी वस्तु विलासिता की वस्तु कहलाती है और वहाँ पर मांग लोचदार होती है, क्योंकि विलासिता की वस्तुओं का उपभोग अनिवार्य नहीं होता। इस प्रकार स्पष्ट है कि वस्तु के स्वभाव का मांग की मूल्य सापेक्ष पर अधिक प्रभाव पड़ता है कि वस्तु की प्रकृति क्या है और वस्तु का व्यक्ति का स्वभाव क्या है। दूसरा आता है कि वस्तु का वैकल्पिक प्रयोग। यदि किसी वस्तु वैकल्पिक प्रयोग वाली होती है, अर्थात यदि किसी वस्तु की अनेक प्रयोग संभव हैं, किसी भी वस्तु का एक से अधिक प्रयोग संभव है, तो उसकी मांग लोचदार होगी। कैसे? बिजली को अनेक तरह से प्रयोग में लाया जा सकता है, इसलिए उसकी कम कीमत होने पर लोग उसमें खाना भी बना लेते हैं, कमरों में को गर्म करने के लिए भी रख लेते हैं, पंखा चला लेते हैं, ठंडा करने के लिए भी एसी चला लेते हैं। इस तरह से कई तरह से बिजली का काम हम कर सकते हैं। तो स्पष्ट है कि जिन वस्तुओं का प्रयोग वैकल्पिक होता है उन वस्तुओं की मांग मूल्य सापेक्ष क्या होता है, मांग की लोच क्या होती है? लोचदार होती है।
अगला आता है स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न यानी जो एक के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग हो जाए। किसी वस्तु की मांग की लोच इस बात पर निर्भर होती है कि उसकी स्थानापन्न वस्तुएं हैं अथवा नहीं। जैसे जिस वस्तु की स्थानापन्न वस्तुएं हैं उसकी मांग लोचदार होगी। जैसे चाय की जगह कॉफ़ी, कॉफ़ी महंगी है तो इंसान चाय पी लेता है। ऐसी वस्तुओं की कीमत में थोड़ी सी भी वृद्धि होने पर लोग उसकी स्थानापन्न की वस्तु का उपयोग आरंभ कर देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए वही चाय की जगह कॉफ़ी, कॉफ़ी की जगह चाय, तो उस पर उनका व्यय कम हो जाता है। अगला आ जाता है वस्तु की संयुक्त मांग। वस्तु की संयुक्त मांग, यदि दो वस्तुओं की मांग संयुक्त रूप से की जाती है, जैसे पेन के साथ हमको रिफिल लेनी ही लेनी पड़ेगी, स्याही लेनी ही लेनी पड़ेगी, सिगरेट कोई पीता है तो दियसलाई या लाइटर लेना ही पड़ेगा, ऐसी वस्तु की मांग प्रायः बेलोचदार होती है। तो उसमें कीमत के बढ़ने घटने पर भी उनको लेना पड़ता है। कार के संग पेट्रोल लेना ही पड़ता है। संयुक्त मांग वाली वस्तुओं में यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाने पर दूसरी वस्तु की मांग नहीं गिरती है और दूसरी वस्तु की कीमत बढ़ जाने पर एक वस्तु की मांग नहीं बढ़ती है। अगला पॉइंट आता है वस्तु का उपभोग स्थगित होने की संभावना। अगर जिस वस्तु के प्रयोग को स्थगित किया जा सकता है उस वस्तु की मांग लोचदार होती है। जिस वस्तु का प्रयोग स्थगित किया जाना संभव नहीं होता है, जैसे दवाइयों का प्रयोग, दवाइयों का जो है हम स्थगित नहीं कर सकते, तो उसकी मांग क्या होती है? बेलोचदार होती है। जिसका हमको लग रहा है कि आज हमें ज़रूरत नहीं है, हम स्थगित कर सकते हैं, तो वहाँ तो लोचदार होगी। जहाँ हमको लग रहा है नहीं, हम नहीं कर सकते, दवाइयाँ तो हमें लेनी चाहे जितनी महंगी हो जाए, तो वहाँ हमारी मांग जो है बेलोचदार मांग होती है। दूसरा आता है इसका कारण वक्तिगत कारक। व्यक्तिगत क्या कारक होता है? इसमें भी 4 तरह के हैं। उपभोक्ता की आदत और स्वभाव, उपभोक्ता के रहन सहन का स्तर, वस्तु पर व्यय करने का प्रतिशत, उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति। इसमें जो है पहली है उपभोक्ता की आदत और स्वभाव। अब उपभोक्ता पर आ जाते हैं। इसमें क्या है, जिन वस्तुओं के प्रयोग में उपभोक्ता की आदत पड़ जाती है, जो भी वस्तुएं होती हैं उपभोक्ता एक हैबिचुअल हो जाता है, आदत पड़ जाती है, उसकी मांग सामान्यतः बेलोचदार हो जाती है। यदि किसी वस्तु को अमूल मक्खन खाने की आदत पड़ गई है तो कीमत वृद्धि पर भी वो उसकी मांग नहीं गिरेगी। अतः मांग कि मूल्य सापेक्ष पर उपभोक्ता की आदत और स्वभाव का भी फ़र्क पड़ता है। जिसको ख़राब आदतें पड़ जाती है सिगरेट पीने की, शराब पीने की, तो आप लोग खुद ही देखते होंगे, टीवी में भी देखते होंगे कि वो लोग चाहे जितनी महंगी हो वो लोग ख़रीदते ही हैं। तो उसके बाद आता है अगला रहन सहन का स्तर। उपभोक्ता के रहन सहन का स्तर मांग की मूल्य को बहुत प्रभाव करता है। मांग की जो मूल्य का सापेक्ष होता है इस पर बहुत अधिक डालता है। व्यक्ति विशेष जिन वस्तुओं के प्रयोग करने का अभ्यस्त हो जाता है, वस्तुएं उस व्यक्ति के रहन सहन के स्तर का एक अंग बन चुकी होती हैं। वो ये मतलब उनको लगता है कि चाहे ठीक है जितनी भी है हमको लेना है। ऐसी स्थिति में वस्तुओं के लिए उस वस्तु की मांग निरपेक्ष हो जाती है, क्योंकि मूल्य वृद्धि करने पर उसका उपभोग करना बंद नहीं करता। जैसे यदि किसी वस्तु को लक्स साबुन से नहाने की आदत पड़ गई है तो वो ऐसी स्थिति में डव साबुन की मांग उस व्यक्ति के लिए मूल्य निरपेक्ष होगी। ठीक है। अगला आता है वस्तु पर व्यय करने का प्रतिशत। वस्तु पर उपभोक्ता की आय का व्यय किए जाने वाला प्रतिशत। यदि किसी वस्तु पर उपभोक्ता अपनी आय का केवल एक छोटा सा भाग व्यय करता है, उस वस्तु की मांग बेलोचदार होगी। इसके विपरीत यदि वस्तु पर आय का बहुत बड़ा भाग व्यय किया जाता है तो मांग लोचदार होगी। वस्तु की उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति। अगला, मांग का मूल्य सापेक्ष उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति से भी प्रभावित होता है। यदि उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है, अर्थात वह धनी वर्ग से संबंधित है। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने पर क्या होगा कि वह व्यक्ति अमीर होगा, धनी वर्ग से संबंधित होगा। तब ऐसे उपभोक्ता के लिए वस्तु की मांग की लोच प्रायः बेलोचदार होती है, क्योंकि उनके लिए कीमतों में वृद्धि और कमी का विशेष महत्व नहीं होता, जबकि एक निर्धन व्यक्ति के लिए प्रायः वस्तु की मांग अधिक लोचदार होती है। अगला आता है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक में क्या आता है? सोशल फैक्टर। इसमें क्या होता है, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारक 3 हैं। समाज में आय का वितरण, राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक दलों का अनुशासन। इसमें क्या है कि मांग की लोच इस बात पर प्रभाव डालती है कि समाज में आय का वितरण कैसा है। यदि समाज में आय का वितरण समान होगा तो वस्तु की मांग लोचदार होगी, यानी सब लोग वही सामान खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। और इसके विपरीत यदि समाज में आय का वितरण असमान होगा तो मांग बेलोचदार होगी।
राशनिंग व्यवस्था, अगला राशनिंग व्यवस्था, इसमें जब सरकार द्वारा कुछ वस्तुओं का उपभोग और मूल्य को नियंत्रण करने हेतु राशनिंग व्यवस्था की लागू की जाती है तो वस्तु की मांग जो है वो मूल्य निरपेक्ष हो जाती है। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल, जैसे सभी उपभोक्ता उपर्युक्त वस्तु की एक निश्चित मात्रा में प्राप्त कर लेते हैं और ऐसी वस्तु की कीमतों में परिवर्तन होने पर भी मांग में परिवर्तन नहीं होता है। अगला है राजनीतिक दलों का अनुशासन। कुछ राजनीतिक दल अपने सदस्यों को अनुशासित करने के लिए अपनी अलग पहचान बनाने हेतु वस्तु विशेष का प्रयोग अनिवार्य कर देते हैं। जैसे कांग्रेस दल ने खादी पहनने का प्रयोग, वो लोग कांग्रेस की ये हुआ कि हम खादी पहनेंगे तो हमारा सारा दल एक सा होगा। इस प्रकार कुछ संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं, छात्रों को जैसे यूनिफॉर्म निर्धारित कर दी जाती है कि ये एक अनुशासित करने के लिए ऐसा होता है। ऐसी स्थिति में संबंधित वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होने पर भी उसकी मांग में कमी नहीं आती, यानी मांग मूल्य जो है वो निरपेक्ष या बेलोचदार होता है। जब से ड्रेस तुम लोग की है महंगी भी हो जाती है तब भी तुम लोग को मजबूरी में खरीदनी ही पड़ती है। तो इस तरह से ये संस्थाओं आदि के अनुशासन में आता है। अब लास्ट है मूल्य संबंधी कारक। मूल्य संबंधी कारक में 3 है, सामूहिक मांग, अल्पकालीन और दीर्घकालीन मांग, वर्ग विशेष की मांग। अब सामूहिक मांग, मांग की मूल्य सापेक्ष इस बात पर निर्भर करती है, मूल्य सापेक्ष हम बार बार कह रहे हैं कि इसको ही मांग की लोच भी कहते हैं। इस बात पर निर्भर करती है कि वस्तु का प्रयोग समाज में कौन सा वर्ग अधिक करता है। यदि वस्तु इस प्रकार की है कि उसकी मांग समाज के सभी वर्ग, निर्धन, मध्यम और धनी सभी करते हैं, तब तो उसकी कीमत में थोड़ा बहुत अंतर आता है। इसकी मांग पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे नमक है, आटा है, दाल है, चावल है, घर का सामान है, राशनिंग का सामान है, इस तरह के उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये धनी, मध्यम और निर्धन सब करते हैं। इस प्रकार की वस्तुओं का जो मांग मूल्य निरपेक्ष होता है, किंतु जिन वस्तुओं का प्रयोग समाज का मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग करता है उन वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होने पर मांग पर अधिक प्रभाव पड़ता है। तो जैसे ही उसकी कीमत बढ़ेगी, मध्यम और निम्न वर्ग उसकी मांग कम करना शुरू कर देता है। इस प्रकार वस्तुओं की कीमत का मूल्य सापेक्ष होती है। दूसरे शब्दों में यदि वस्तु ऊंचे और नीचे मूल्यों से संबंधित है तो वस्तु की मांग मूल्य निरपेक्ष, और यदि मध्यम मूल्य वाली है तो मांग मूल्य सापेक्ष होती है। ठीक है। अब आता है अगला अल्पकाल और दीर्घकाल की मांग। मॉर्शल ने बताया है कि मांग की मूल्य सापेक्ष पर प्रभाव जो है समय का भी प्रभाव पड़ता है कि वो अल्पकालीन के लिए है कि दीर्घकालीन के लिए, क्योंकि कुछ वस्तुओं की कीमत में वृद्धि या कमी उसकी मांग पर तुरंत प्रभाव नहीं डालती है परंतु कुछ समय बाद डालती है। अतः अल्पकाल में मांग मूल्य निरपेक्ष और दीर्घकाल में मूल्य सापेक्ष होती है। अल्पकाल में तो निरपेक्ष हो जाती है लेकिन दीर्घकाल में वही जो मांग है वो मूल्य सापेक्ष हो जाया करती है। लास्ट है वर्ग विशेष की मांग। वर्ग विशेष की मांग में कि समाज के आर्थिक दृष्टि से 3 वर्ग हैं। कौन कौन से? धनी, मध्यम और निर्धन। परंतु इन वर्गों विशेष में कुछ वर्ग आते हैं, जैसे धनी वर्ग में भी अधिक धनी और कम धनी, मध्यम वर्ग में भी अधिक मध्यम वर्ग, थोड़े से ठीक ठीक होते हैं, एक मीडियम होते हैं, एक लोअर होते हैं। तो वर्ग विशेष में सामान्य आर्थिक दृष्टि से वस्तु का मूल्य ऊंचा होता है तो उसका प्रयोग केवल इस वर्ग के अधिक संपन्न लोगों पर किया जाएगा। यदि मूल्य में कुछ कमी हो जाएगी तो संपन्न में भी उसका प्रयोग किया जाने लगेगा। इस प्रकार एक वर्ग विशेष की दृष्टि से मूल्य जो है ऊंचे मूल्य वाली वस्तु की मांग मूल्य सापेक्ष होगी। यदि मूल्य घटते घटते अधिक कम हो जाए तो वस्तु की मांग कोई विशेष कमी या वृद्धि नहीं हो सकेगी, अर्थात उस अवस्था में पहुंचकर वस्तु की मांग मूल्य सापेक्ष मूल्य निरपेक्ष में बदल जाती है। अतः स्पष्ट है कि वस्तु की मांग मूल्य सापेक्ष पर वर्ग विशेष की मांग का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अब अगले वीडियो में हम इसका महत्व समझाएंगे कि मांग की लोच का महत्व क्या है।